आज का जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट पार्ट होगा रिप्रोडक्शन से मुतल्लिक। आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है विद रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आखिर हिस्से कितने होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट। सो देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स या 4 मेजर पार्ट्स. You may say that the first part is external genitalia. एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसके अंदर वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो आप बायरो बाइट से देख सकते हैं. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स ओवर हेयर इज द ओवरीज. थर्ड इज द यूट्रस एंड द फोर्थ बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फलोपियन ट्यूब. फलोपियन ट्यूब. एक्सीलेंट हो गया जी हमारा काम. हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. अगर तो हमें ये सारा पता चल जाता है तो हमें पहले पहले स्ट्रक्चर की कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा. लेट्स कम टुवर्ड्स आवर न्यू व्हाइट बोर्ड वेयर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर. यूं कर लेंगे, ठीक हो गया. अच्छा, मैंने ये बहुत ही रफ सी डायग्राम बनाई है, मुझे ये बात मालूम है. ये यहाँ से हमारे पास फिम्ब्रियाई आ जाते हैं और ये यहाँ से हमारे पास फिम्ब्रियाई आ जाते हैं. फिम्ब्रियाई यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है ओवरीज. यहाँ पर हमारे पास लोकेटेड है ओवरीज. यहाँ पर भी हमारे पास लोकेटेड है ओवरीज. आई होप आप लोग इससे अच्छी डायग्राम बना सकते हैं. जो हमारे पास इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, अगर तुम लोग इसके बेसिक पार्ट्स की बात कर लें तो हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला सर्टेन हिस्सा जिसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूं, इसको, या अगर तो मैं इस वाले पार्ट की बात कर लूं जो मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर रहा हूं इसको, या मैं इधर से इस वाले ब्लैक पार्ट को मार्क कर लूं, इनको हम लोग कहते हैं दिस अपर पार्ट इज द फंडस या फुंडस, जो भी आप पढ़ना चाहें. जो इंटरनल आपको पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द बॉडी. द लाइनिंग, द इनर लाइनिंग इज नोन एज एंडोमेट्रियम. दिस इज द ओवरीज. ओवरीज. These are the fimbriae. Sorry, these are the ligaments. Yes, these are the ligaments. These are the fimbriae. And this is the external opening which you may say as it is the vagina. और अगर थोड़ा सा इसे ऊपर चले जाए तो यहाँ से सर्विक्स शुरू हो जाता है. और अगर तो इसको आप लेबल करना चाहें तो दिस इज द फलोपियन ट्यूब. इफ यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स तो ये वाली जो ब्लैक लाइन है पेरीमीट्रियम है. इसी के बीच में एक मायोमीट्रियम आ जाती है यहाँ पर, और इसी के अंदर फिर एंडोमेट्रियम आ जाती है. आई होप द डायग्राम इज प्रीटी मच क्लियर. बल्कि प्रीटी मच क्लियर क्या होगी नहीं क्लियर. खैर चले जाते हैं आगे, क्या कर सकते हैं. डायग्राम आपके बुक के अंदर बनी हुई है, आप वहां से देख लेना. जो आपके पास यूट्रस आता है, अब आपको याद होना चाहिए यूट्रस कौन सा था. यूट्रस ये वाला पार्ट था, ये जो ये वाला पार्ट है, हाँ. और इसके नीचे फिर वजाइना शुरू हो जाता है. ये वाला जो जितना भी हिस्सा था ना इसका, ये यूट्रस था. ये यूट्रस था. थोड़ा सा इसको जरा यूं करके यूं अगर बना दें, हाँ, ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि किसी इंसान का है. खैर, जब हम लोग इस यूट्रस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना 3 लेयर्स मौजूद होती हैं. एक को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, दूसरे को हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, तीसरे को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम. एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. एंडो इज द इनर लाइनिंग, मायो इज द मिडल एंड द पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो बेसिक फंक्शन होता है ना वो वेस्कुलराइजेशन का होता है. वेस्कुलराइजेशन, इम्प्लांटेशन, अगर तुम्हारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इम्प्लांटेशन. और इसी के अंदर हमारे पास प्लासेंटा भी ग्रो करता है. और सेकंड जो हमारे पास आ जाती है मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम विद द येलो मार्कर, मायोमेट्रियम के अंदर आपके पास स्मूथ मसल से बनी हुई एक लेयर होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स. ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट और इसके अंदर ही लेबर हमारे पास इनिशिएट होता है. सेकंड, थर्ड बट द लास्ट जो हमारे पास पेरीमेट्रियम है वो हमारे पास प्रोटेक्शन का काम करती है और प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोवाइड करती है. बस इसका ये काम है. आई होप द स्ट्रक्चर इज प्रीटी मच क्लियर टिल नाउ.
और फोलोपियन ट्यूब का आपको पता होना चाहिए कि फोलोपियन ट्यूब के अंदर अगर तो फर्टिलाइजेशन की एरिया होती है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फोलोपियन ट्यूब के अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन ऑकर होती है। इसी के साथ साथ आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो भी इसी के अंदर इनिशिएट होती है, ताकि एम्ब्रियो जो बना है वो मूव कर जाए टिल द एंडोमेट्रियम। फिर एक्सटर्नल जेनिटैला के अंदर आपके पास वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग आ जाती है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑलराइट। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो हमारे पास क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर तो आप बात करें ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे पीरियोडिक चेंजेस। ये पीरियोडिक चेंजेस का नाम है दैट टेक प्लेस in the female reproductive system of human, in the let's say reproductive system of human female. I hope the definition is clear. अच्छा जी, अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर चलें तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। तो द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज। 28 डेज। सर क्या ये 28 डेज होना कंपलसरी है? नहीं, हमारी वो कहती है द रेंज इज प्रिटी मच वाइड। ये 21 डेज की भी होगी, वी विल से इट इज नॉर्मल। ये 40 डेज तक भी जा सकती है एंड वी विल से दैट इट इज नॉर्मल। हाँ, इससे ज्यादा या इससे कम हो जाए तब हम लोग कहते हैं इट इज एबनॉर्मल। 40 और 21 ये बहुत ही वाइड रेंज होती है, नेचुरल फिनोमिना है, वी कैन नॉट डिस्कस इट फर्दर। हाँ, एवरेज निकाली जाए 28 डेज आ जाता है, जो कि हमारी बुक लिखती है। अगर तो ये हर 28 डेज के बाद हो रही है तो क्या इसको मंथली बायोरिदम कह सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे यस, इट इज अ मंथली बायोरिदम। इट इज अ मंथली बायोरिदम। अगर तो हम लोग इसके बात करें तो ये स्टार्ट कब होती है, when does it start? तो it starts at the age when we reach puberty। जब हम लोग बालिग हो जाते हैं तब से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या जब ये स्टार्ट होती है तो इसको कहते क्या है, व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड? तो इट इज नोन एज मीनार्च। और जब ये रुक जाते हैं तो मीनोपाज कहते हैं। It is known as menarche. Initiation of menstruation at the age of puberty is known as menarche. I hope that clears your answer. All right, let's move on towards the phases. How many phases of menstrual cycle are there in actual? There are four major phases. Four major phases. Technically जो हमारे पास पहला फेज होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, लेकिन हाँ, पंजाब की वो हमारी कहती है कि फॉलिकुलर फेज ही है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि हमें पता किस तरह चलेगा कि फॉलिकुलर फेज शुरू हो गया, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। हमें नहीं पता किस दिन वो फॉलिकुलर फेज शुरू हो गया, लेकिन हाँ, जब ब्लीडिंग होती है तब हमें पता चल जाता है कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई है। तो अक्सर बुक्स हमारे पास लिखती हैं कि मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर अगर एमसीक्यू के अंदर आ जाए तो क्या हम लोग मार्क करेंगे? तो देयर विल बी नो एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग एमसीक्यू है। फेडरल के अंदर लिखा होता है मेंस्ट्रुएशन इज द फर्स्ट फेज, पीटीबी के अंदर लिखा होता है फॉलिकुलर फेज इज द फर्स्ट फेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनिशियली जो हमारे पास हम लोग मेंस्ट्रुएशन को ही पहला फेज मानते हुए चलेंगे। मेंस्ट्रुएशन। सेकेंड फेज कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज कौन सा होता है? थर्ड फेज होता है ओव्यूलेशन का। फोर्थ फेज कौन सा होता है? ल्यूटियल फेज का होता है। ओव्यूलेशन एंड ल्यूटियल फेज। All right, we will be discussing each and every single phase separately in today's lecture. सबसे पहले let's say we will be discussing menstruation. Menstruation. बे भाई तो साइड पर हो जा, साइड मार दिया कर, ना कर। Menstruation. सर मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो इट इज फ्रॉम डे 1 टू डे 5। डे 1 टू डे 5। लेकिन कभी कभार अक्सर औकात इसको बुक्स डे 1 से डे 7 तक भी लिखती हैं।
एमसीक्यू अक्सर आ जाता है हमारे पास, एक नया बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू आपसे ये कहता है, एमसीक्यू स्टेटमेंट आपके पास आती है, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली कंटिन्यूज फॉर, कब तक कंटिन्यू होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 3 to 7 days, बी ऑप्शन इज 20 से 22 days, चार्ली 1 से 3 days एंड डेल्टा इज 15 से 17 days. So the correct answer as per the key is 3 to 7 days. सर कभी भी menstruation 1 से, हमारी बुक तो 1 से 5 लिखती है ना, लेकिन हम लोग प्रिफर किसको करेंगे? 3 to 7, 3 to 7. All right, let's move on let's move back towards our lecture. अगर एवरेज लेते हैं तो 3 to 7 ही आ जाती है हमारे पास, 1 to 5 भी होती है। ओके, अब हम लोग मेंस्ट्रुएशन को डिफाइन किस तरह से करते हैं? तो मेंस्ट्रुएशन इज डिफाइंड एज द डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन को हम लोग मेंस्ट्रुएशन का नेम देते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चीजें होती हैं जो टेक प्लेस करती हैं? तो अगर तो आपको मैं बताऊं तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज करता है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेक डाउन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। मैं सिर्फ एंडोमेट्रियम लिख रहा हूं, आप लोगों ने समझ लेना है कि इनर मोस्ट जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है, जो कि हाईली वेस्कुलराइज थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स आ गई थी। क्यों आ गई थी ये हमें पता चलेगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ल्यूटियल फेज को। हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा थी और इनके उखड़ जाने से, इनके टूट जाने से हमारे पास ब्लीडिंग का भी प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग भी होगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। क्या सिर्फ ब्लीडिंग होगी? नहीं, एक्सट्रैक्शन या एक्सक्रीशन ऑफ डेब्रिस भी होगी, डेब्रिस भी होगी। ये डेब्रिस कौन सी होगी? कॉर्पस एल्बिकेंस आप कह सकते हैं, व्हाइट बॉडी कह सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो बॉडी है वो भी इसके साथ निकलता है। अच्छा, इस फेज के अंदर सारे जो हार्मोन्स है वो एक लोएस्ट लेवल के ऊपर होते हैं, लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल, लोएस्ट मींस कम से कम लेवल जो उनका एग्जिस्ट करता है वो मेंस्ट्रुएशन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सेकंड फेज के ऊपर। मेरे ख्याल से इस फेज के अंदर और कोई बात रहती नहीं है हमारी। सेकंड फेज जो हमारा आ जाता है फॉलिकुलर फेज आ जाता है, फॉलिकुलर फेज। इसका एक और नाम भी हम लोग दे देते हैं, इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ये तो इसके नाम हो गए। इसकी जो ड्यूरेशन आती है वो आती है डे 6 से डे 14, डे 6 से डे 14। ये फर्स्ट फेज होता है टेक्निकली, लेकिन हमारी बुक कहती है दैट दिस इज द सेकंड फेज। इस फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स जन्म लेते हैं? तो एफएसएच का लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, बच्चे का सवाल आता है, हाउ मेनी हार्मोन्स आर इंक्लूडेड या इन्वॉल्व्ड इन मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितने हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं? मैं आपसे कहूंगा देयर आर 4 बेसिक हार्मोन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट द फॉलिकल्स, रिप्रोडक्शन पार्ट 2 का लेक्चर आपको याद होना चाहिए। अगर तो और बात करें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट वेस्कुलराइजेस द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर। और अगर बात कर ले तो एस्ट्रोजन which has a negative feedback on FSH। और अगर इसके अलावा बात कर लें और कौन सा हार्मोन होता है इसके अंदर, एक HCG भी होता है, लेकिन वो तब हमारे पास HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वो तब भी हमारे पास यूजफुल होता है अगर तो हमारे पास क्या हो जाए, अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन ऑकर हो जाए। क्या हो जाए? इम्प्लांटेशन ऑकर हो जाए। चौथा मुझे हार्मोन भूल रहा लगता है, खैर आगे हम लोग चलेंगे। नहीं सॉरी, प्रोजेस्टेरोन है ना, प्रोजेस्टेरोन अभी तो डिस्कस किया। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 बेसिक हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डील कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं जरा अपने पुराने के ऊपर। हाँ, फॉलिकुलर फेज के अंदर हमारे पास एफएसएच का लेवल इंक्रीज कर रहा होता है, जो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो मैच्योर होने शुरू हो जाए। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं,
और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एग की शेप ले लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा, बच्चे का सवाल आता है क्या बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं? तो यस, मैनी फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड, बहुत सारे फॉलिकल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। बट ओनली वन रीचेस ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर्ड स्टेट, या बट ओनली वन मैच्योर। बाकी सारों का क्या होता है फिर? बाकी सारे रेस्ट डीजनरेट बैक टू प्राइमोर्डियल। अगर तो बाकी सारे थोड़े से भी एक्टिवेट हुए होंगे ना, थोड़े से भी बने होंगे ऊपर से, तो डीजनरेट बैक हो जाते हैं, वो बाद में प्राइमोर्डियल फॉलिकल फिर से बन जाते हैं। कैसे? मैं आपसे कहता हूं कि जो थोड़े बहुत बने थे ना, जो बॉडी ओवरी होती है, उनसे कहती है बेटा अभी तेरा टाइम नहीं आया, अभी तेरा वक्त आना है, अभी कुछ ही महीनों के अंदर तेरा भी नाम आएगा, तेरी भी कुरानदाजी होगी, तेरा भी नाम निकलेगा, तू भी किसी दिन बाहर जाएगा, क्या पता तू ही फर्टिलाइज हो जाए, ये फर्टिलाइज ही ना हो। तो द ओवरी वो मेंटेन करती है, एक ही एग को आगे स्टिमुलेट होने पर मजबूर कर देती है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये आगे चलकर सेक्रेट करना शुरू कर देता है एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो करता है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। आगे एक और व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं इसके लिए। एस्ट्रोजन सबसे पहले बेसिकली आपके पास करता है थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये वेस्कुलराइजेशन के अंदर भी काम में आता है हमारे। इसके अलावा ये हमारे पास LH को इंक्रीज करता है, जबकि FSH के ऊपर यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर इसका नेगेटिव फीडबैक है, यानी FSH को ये डिक्रीज कर देता है। और अगर तो आप बात करें तो ये थिनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस भी कर देता है। जो आपके सर्विकल म्यूकस है या म्यूकस प्लग है, जिसको हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया होगा या पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया होगा, उसको भी ये थिन कर देता है, म्यूकस प्लग, थिनिंग म्यूकस प्लग। राइट, बच्चे का एक सवाल आता है, सर अगर तो आप बात करें ना तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है वो तो एक ही होता है, सर उससे किस तरह पता चलता है कि मुझे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराना है, मुझे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से क्रिएट कराना है, मुझे लेट्स से प्रोजेस्टेरोन से क्रिएट कराना है? उससे किस तरह पता चलता है कि LH ज्यादा चाहिए, FSH कम चाहिए? आप जो ये लिख रहे हैं, ये नेगेटिव फीडबैक आखिर होता किस तरह है, या नेगेटिव फीडबैक आखिर होता किस तरह है? तो ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये बड़े चालाकी से काम करता है। ये चालाकी ये करता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स इस FSH के, वो डिक्रीज कर देता है। जब रिसेप्टर्स डिक्रीज कर देता है तो FSH जो बॉडी के अंदर इनिशियली मौजूद होता है ना, जो इनिशियली पैदा हुआ होता है या जो घूम रहा होता है इधर उधर, वो घूमता ही रहता है, उसके पास कोई रिसेप्टर है ही नहीं जो वो जाकर वहां पर अटैच हो जाए। ब्रेन को मैसेज आता है, ब्रेन कहता है पहले ही FSH ज्यादा है बॉडी के अंदर, मैंने और लाकर क्या करना है, वो दूसरी जगह इस LH के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज कर देता है। जब LH के रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो LH यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। जब यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास LH और बनना शुरू हो जाता है, ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड। ये रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, इसके पास ऐसा क्या है? आपने अगर पढ़ा हो अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, या हम लोगों ने सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर के टॉपिक्स पढ़े होंगे उसके अंदर से। हाँ, तो वो सारे आपके इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ओव्यूलेशन के ऊपर आ जाते हैं जी, दैट इज द थर्ड फेज। थर्ड फेज हमारे पास इसकी ड्यूरेशन या डेट क्या होती है, तो ये 14th डे पर ही कहा जाता है कि ओव्यूलेशन ऑकर होती है। ये कितने फिर भी सर हमें बता दे ड्यूरेशन क्या है इसकी। मैं आपसे कहूंगा इट इज ऑफ 5 to 10 मिनट्स, इससे लंबा नहीं है। इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से इवेंट टेक प्लेस करते हैं? तो रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाता है, वो टूट जाता है, वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। और जो LH है वो इन सबको इनिशिएट कराता है कि वो रिलीज ऑफ एग भी करे। LH इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एग।
ये है 5 से 10 मिनट का फेज, बहुत ही छोटा सा फेज है। चौथा फेज जो हमारे पास आ जाता है दैट इज, अच्छा कौन सा वर्ड, इनिशियली रिक्वायर्ड वर्ड उठा लेते हैं, हाँ ये वाला। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास फेज आ जाता है वो ल्यूटियल फेज आ जाता है। ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज अगर उसको ड्यूरेशन की बात करें तो डे 14 से डे 28 तक यही फेज कंटिन्यू हो रहा होता है। इसका दूसरा नाम होता है सेक्रेटरी फेज। अगर तो आप इस फेज के अंदर होने वाले वाकआत के ऊपर गौर करना चाहते हैं तो रप्चर्ड जो फॉलिकल होता है वो एलएच की प्रेजेंस के अंदर, एलएच की प्रेजेंस के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। उसका रप्चर्ड फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर तब्दील कर देता है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्रिएट करता है प्रोजेस्टिरोन। प्रोजेस्टिरोन, जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टिरोन से क्रिएट करता है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्रोजेस्टिरोन आगे 3 काम करना शुरू कर देता है। एक काम जो वो मेन करता है ना, वो करता है मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। सबसे ज्यादा वेस्कुलराइजेशन अगर एंडोमेट्रियम की होती है तो वो प्रोजेस्टेरोन करता है। सेकंड इसका मेन काम होता है मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। थर्ड एंड द very important function that it suppresses ovulation. That answers your question why birth control pills have progesterone in them. No ovulation, no egg release, no fertilization. एस्ट्रोजन इसके साथ साथ ना एक और कुछ और चीजों को भी कंट्रोल कर रहा होता है जो शायद हमारे पास अब हमने पढ़नी नहीं थी, लेकिन खैर अब पढ़ लेते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है ना, वो शायद आपको पता हो, अगर आपके टीचर्स ने आपको बताया हो, तो वो बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो हर्ट को भी कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोन्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। यानी बोन्स की जो हेल्थ है, जो बोन्स को स्ट्रांग रखना है, उसके अंदर भी काम कर रहा है। हर्ट के अच्छे बिहेवियर के अंदर काम कर रहा है। आपके इमोशंस के साथ खेलता है। आपके जो मेरे साथ बात करने का तरीका या दूसरे लोगों के साथ बात करने का तरीका, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। हार्ट की पंपिंग को अफेक्ट करता है। यानी ये अगर होगा तो आप हेल्दी रहेंगे। जैसे हमारा मीनोपॉज होता है तो अक्सर लड़कियां बीमार होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स ब्रिटल होना शुरू हो जाती हैं, कमजोर कमजोर होती हैं, कहती हैं कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। दैट इज ड्यू टू मीनोपॉज। मीनोपॉज को हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड द एज ऑफ 50। ये 50 की एज के अराउंड होता है और कंप्लीटली स्टॉप कभी भी नहीं होता। मीनोपॉज डज नॉट मीन दैट द मेंस्ट्रुएशन हैज स्टॉप्ड कंप्लीटली। इट नेवर एवर एवर मींस दैट menstruation has completed या stopped immediately। ये 50 इयर्स भी वेरी कर सकता है। कुछ लड़कियों में 45 के ऊपर हो जाता है, कुछ के अंदर 70 तक भी मेनोपॉज नहीं आता। That depends upon the primordial follicles present, that depends upon the pregnancies you have undergone through, that depends upon the childs you have, that depends upon the level of progesterone that you have intaken। बात क्लियर? अगर लेक्चर क्लियर है तो मुझे बता दे ताकि मैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन कर जाऊं। हाँ, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सम एमसीक्यूज। या एमसीक्यूज में एमसीक्यूज ऐसा करें ग्रुप के अंदर कर लें आपकी इजाजत से। ओके